वॉइसेस विद अंशिका डोभाल एंड टीम ने इस बार देहरादून का प्रॉपर ट्रैफिक मैनेजमेंट एक्सप्लोर करी। हमारी जर्नी स्टार्ट हुई एसपी ट्रैफिक से, जिन्होंने हमें पूरा ओवरव्यू दिया कि सिस्टम कैसे काम करता है। बिजिएस्ट ट्रैफिक पॉइंट्स पर जैसे दिलाराम चौक, जहां हमने देखा कि ऑफिसर्स कैसे एक्टिवली ट्रैफिक मैनेज कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने घंटाघर चौक, कंट्रोल रूम, सारी चीजें एक्सप्लोर करी। पूरे देहरादून में तो कम से कम 500 से 700 चालान हो जाते हैं। 700 चालान हो जाते हैं पर डे पर। घंटाघर है, मतलब ये प्राइम लोकेशन है। ये क्लॉक टावर है, ये देहरादून का हार्ट कहलाता है। हार्ट कहलाता है। फ्लो मेंटेन करना, सेफ्टी इंश्योर करना और ऑन ग्राउंड चैलेंजेस को हैंडल करना। यहाँ पे जो रोड मैनेजमेंट और ट्रैफिक मैनेजमेंट है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, बट फिर भी बहुत ही मतलब क्लियरली बहुत अच्छे से ट्रैफिक यहाँ पे मैनेज हो रखा है। तो ये कैसे आपकी टीम कैसे ऑपरेट कर रही है सारी चीज़ें? ये है कंट्रोल रूम, ट्रैफिक मैनेजमेंट का हर्ट इन देहरादून। यहाँ से पूरे सिटी की ट्रैफिक मूवमेंट रियल टाइम में मॉनिटर की जाती है थ्रू मल्टीपल स्क्रीन्स और लाइव कैमरा फीड्स। यहाँ हमें इंस्पेक्टर अनीता गैरोला मैम ने गाइड किया और डिटेल में समझाया कि कैसे ये पूरा सिस्टम काम करता है। ये सिर्फ एक पर्सन का काम नहीं है, बल्कि एक पूरी टीम मिलकर 24/7 कोऑर्डिनेशन के साथ ट्रैफिक को स्मूथली मैनेज करती है। चाहे वो वॉयलेशन हो या इमरजेंसी हो, यहाँ से हर चीज़ को क्विकली हैंडल किया जाता है। आपकी स्मूथ जर्नी के पीछे एक स्ट्रॉन्ग और डेडिकेटेड टीम का एफर्ट होता है। तो अब हम लोग हमारे स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। सर हमारे साथ हैं एसपी लोकजीत सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत करूंगी मेरे स्टूडियो पे आपका, और मेरे चैनल में भी, जो कि वॉइसेस विद अंशिका डोभाल से है। हम लोग सर बहुत बेसिक क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। मैं पहला प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी कि जो यूनिफॉर्म आज आपने पहनी है, ये जो यूनिफॉर्म है, इसके पीछे जो आपने हमेशा सोचा होगा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस यूनिफॉर्म, दैट यू हैव टू वेयर दिस यूनिफॉर्म? हाँ, देखिए, जैसे जो हमारी स्टूडेंट लाइफ होती है स्कूल टाइम पे, फिर उसके बाद कॉलेज लाइफ, तो कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग फेजेस होते हैं लाइफ के। तो कभी कुछ बनने का मन करता है, कभी कुछ बनने का मन करता है, तो कभी 12th के बाद या 10th के बाद, तो बदलते रहते हैं। लेकिन 12th के बाद ये था कि मेरे जो बड़े भैया थे, जो फैमिली कंडीशंस के अकॉर्डिंग, उन्होंने फिर यही सजेस्ट किया कि आपको ये सिविल सर्विसेज वाली लाइन में जाना चाहिए। तो फिर उसको देखते हुए भैया का जो गाइडेंस था जी, उसके अकॉर्डिंग फिर हमने ये वाली रास्ता चुना। यूपीएससी की तैयारी करी, फिर यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली गए थे। फिर वहाँ फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो ये स्टेट पीसीएस के थ्रू ये डिप्टी एसपी वाला ऑप्शन लिया था और इसमें सिलेक्शन हुआ। और तो वो टर्निंग पॉइंट क्या था लाइफ में कि ये सिविल सर्विसेज में मेरे को जाना है? हाँ, टर्निंग पॉइंट बहुत सारे थे। मतलब एक होते होते फैमिली में जैसे कंडीशंस थी, फादर की डेथ बहुत पहले हो गई थी, तो मदर का बहुत स्ट्रगल रहा था। फिर जो बड़े भैया थे, उन्होंने फिर गाइड किया कि हमें कुछ बनना है और अपनी फैमिली को संभालना है। तो वो बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स थे, जो सारी चीज़ें इकट्ठी होती गई। और एक दो बार कभी कभी बचपन में जैसे लड़ाई हो जाती है, तो फिर आपको लगता है कि हमारे पास पावर होनी चाहिए। तो ऐसे वो बचपना था। लेकिन एक ये था कि कभी कभी मन में था कि कई बार पुलिस ऑफिसर बनने का था कि मतलब जो गुस्सा होता है आपके अंदर, या जो हमारे सर्कमस्टेंसेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग। लेकिन ये था कि पहले मैं 12th के बाद तो डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन उसके बाद फिर हो नहीं पाया। और वो फिर यूपीएससी की तरफ जब आ गए, तो फिर उसमें प्रायोरिटी पुलिस ही थी और वो लकीली मिल गई। लकीली, that is very amazing and that is very nice to hear all of this. Sir, can you tell something about your personal life? पर्सनल योर फैमिली, और या आपकी फैमिली में कोई पुलिस से थे, कुछ ऐसा? नहीं, फैमिली तो ऐसा जैसे मैंने बताया अभी कि मदर की लाइफ काफ़ी स्ट्रगल वाली रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि फादर की मेरी डेथ
फादर की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी, तो वो पोस्ट ऑफिस में वर्किंग थे और तब हम 4 भाई थे, तो मैं 2 साल का ही था और छोटे छोटे सब थे, तो पापा जल्दी चले गए। उसके बाद हम तब गांव में रहते थे, मदर के पास ही सारी जिम्मेदारी आ गई। फिर पापा के बदले उनको ग्रुप डी में जॉब लगी। फिर उन्होंने धीरे धीरे हमें सबको पढ़ाया, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाया और बहुत पूरा दिन मेहनत करके वो हम लोग करते थे। हमारा तो कोई स्ट्रगल नहीं रहा, मदर का और मेरे ब्रदर्स का स्ट्रगल मेन रहा। उन्होंने मतलब हमेशा फैमिली को फोकस में रखा। उसके बाद मेरे दोनों ब्रदर्स की शादी हो गई, तो हमारे मतलब हम बहुत वो थे कि जो दोनों मेरी भाभी थी वो रियल सिस्टर्स हैं और वो बहुत ही अच्छी है। मतलब उन्होंने भी पूरी फैमिली को हमारे सपोर्ट किया और बहुत हम लोगों को सपोर्ट किया। तो ऐसे कर करके हम मतलब सभी भाइयों का अच्छा सिलेक्शन हो गया, जॉब में आ गए सब लोग। और जो मदर ने हम लोगों को स्ट्रगल करके पढ़ाया था, तो वो काफ़ी हद तक मतलब तो अभी काफ़ी सुकून मिलता होगा कि अब वो बैक लाइफ को पीछे देखते हैं तो कि चलो वी हैव अर्नड एवरीथिंग एंड वी आर वेयर वी वांटेड टू। हाँ, मतलब सुकून तो खैर बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। हाँ जी, लेकिन ये है कि हाँ, अब कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आईएएस बनने के लिए भेजा था तो आईएएस ही बनना चाहिए था। लेकिन ये है कि सारी जॉब्स लगभग कुल मिला के एक जैसी होती हैं, सभी रोल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मतलब लाइफ में सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी जॉब करते हो वो। और आपका फैमिली सपोर्ट होना चाहिए, फ्रेंड्स होने चाहिए, और जो भी आप कर रहे हैं उसमें थोड़ा काइंडनेस होनी चाहिए, उसमें ऐसा मानना है। तो अभी बेसिकली आप सारा ट्रैफिक इन देहरादून आप संभाल रहे हैं, तो जो ट्रैफिक है देहरादून में आज की डेट में वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर आप पिछले 5 साल पहले ट्रैफिक को देखेंगे, और जब यात्रा सीज़न होता है, क्योंकि ये तो देवभूमि है और देवभूमि में तो ऑल ओवर इंडिया क्या ऑल ओवर वर्ल्ड से क्राउड आता है जब यात्रा सीज़न होता है, 4 धाम यात्रा सीज़न हमारा चलता है। तो उस टाइम पे जो ट्रैफिक मैनेजमेंट की व्यवस्था होती है, क्योंकि उस टाइम हम भी खुद सोचते हैं कि अभी हम लोग को बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि हम लोग ट्रैफिक में फंस जाएंगे और हमें 2-3 घंटे भी लग सकते हैं। और बेसिकली क्या होता है, हम लोग उस फ्लाईओवर से बहाने वाला डोईवाला से फ्लाईओवर से आ रहे होते हैं तो रिस्पना में वो हम वहाँ पे स्टक हो जाते हैं। तो वो भी एक मेजर चैलेंज है। बोल तो दिया है कि दिल्ली से जो देहरादून का जो फ्लाईओवर है वो हमें बहुत ही जल्दी 2.5 आवर्स में हमको देहरादून पहुँचा देगा, बट उसके बाद देहरादून एंटर होने के बाद मसूरी जाते जाते तो 4 घंटा लग ही गया यात्रा सीजन में। तो वो मैनेजमेंट। हाँ, ये बिल्कुल आपने सही बात उठाई है। देखिए, ये देहरादून है और हमारे प्रदेश की राजधानी भी है और बहुत सारे लोगों का ये मतलब फेवरेट शहर रहा है, जो पुराने लोग यहाँ पे रहे हैं। तो यहाँ का जो ट्रैफिक का मैनेजमेंट है एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो वो किसी एक विभाग से, एक डिपार्टमेंट से या किसी एक ऑफिसर से उसके वो संभल पाना मुश्किल है। तो इसमें एक कंबाइंड एफर्ट लगता है, कंबाइंड एफर्ट लगता है सभी के। तो जैसे अगर हम 3 पार्ट में इसको डिवाइड करें कि इंजीनियरिंग पार्ट है, एजुकेशन वाला पार्ट है और एनफोर्समेंट वाला पार्ट है। तो एनफोर्समेंट वाला पार्ट पुलिस के पास है, तो हम उसको पूरी कोशिश करते हैं कि ट्रैफिक को रेगुलेट करें, जो वायलेशन कर रहे हैं उसको हम उस पर हम फाइन करें, पनिशमेंट करें, जो भी व्यवस्था है उसको हम लागू करें। इसके अलावा यहाँ पर बहुत बड़े चैलेंजेस ये हैं कि जो राजधानी होने के नाते यहाँ पे रैलीज़, जुलूस और शोभा यात्रा, वीवीआईपी मूवमेंट और इसके अलावा जो आसपास जो टूरिज़्म वाला जो पार्ट है, मसूरी का हो गया, चक्राता हो गया, ऋषिकेश हो गया, और लोकल देहरादून का सिटी वाला पार्ट, प्लस इसके अलावा 4 धाम यात्रा का मैनेजमेंट, जो सारी चीज़ें कुल मिला के मतलब काफ़ी चैलेंजिंग यहाँ पर ट्रैफिक का प्रॉब्लम है। और क्योंकि शहर पुराना बसा हुआ है तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज पार्किंग की अवेलेबिलिटी वो थोड़ा भी कम है। तो मतलब वीवीआईपीज और पॉलिटिशियंस की वजह से भी थोड़ा सा मैनेजमेंट बिगड़ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। देखिए, वो जो वीआईपीज़ हैं और जो भी हमारे डेलीगेट्स हैं उनको ट्रैफिक का सेफ पैसेज देना भी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनके समय की बहुत ज़्यादा कीमत होती है। तो लेकिन हम इसको इस तरह से मैनेज करते हैं कि आम जनता को कम से कम प्रॉब्लम हो। हम पूरी कोशिश करते हैं कि इनकन्वीनियंस जो आम लोगों को वो कम से कम हो, और ट्रैफिक जो वीआईपी की सिक्योरिटी है वो भी हम इंश्योर करें और लोगों को कम से कम दिक्कत हो। तो 4 धाम यात्रा
यात्रा के लिए जो आपको जो प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है, तो उसके लिए उसके ऊपर आपको बहुत खुशी हुई होगी, तो इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे कि चलो एटलीस्ट मैनेजमेंट हो गया एंड यू आर गेटिंग द अवार्ड फॉर इट? देखिए, पूरे स्टेट के लिए 4 धाम यात्रा का प्रबंधन करना एक बड़ा चैलेंज का काम है, क्योंकि इसमें पूरे इंडिया से लोग आते हैं, विदेश से भी लोग आते हैं, तो एक वो चैलेंज था। तो लास्ट ईयर में 4 धाम यात्रा का कंट्रोल रूम का प्रभारी था और सहायक नोडल अधिकारी था 4 धाम यात्रा का। तो हमारी एक जो हमारे साथ टीम थी उसने बहुत मेहनत की, और उस टीम के मेहनत और होमवर्क की वजह से ये 4 धाम यात्रा सफल रही। और जो सीनियर्स का गाइडेंस था और टीम वर्क, टीम था, तो टीम कोऑर्डिनेशन, उसकी वजह से ये रिजल्ट हमें मिला, और अल्टीमेटली ये अवार्ड भी हमें प्रदेश के लिए मिला, और पूरी टीम की मेहनत की वजह से। टीम की मेहनत की वजह से मिला है। हाँ, मतलब इट इज़ वेरी नाइस टू हियर दैट व्हेन पीपल अप्रिशिएट योर टीम, जहाँ पे टीम को इतना उनका इतना प्रभाव भी लोग सोचते हैं कि नहीं पड़ता है, या उनको इतना पोजीशन में नहीं रखते हैं। तो अंडर हुज लीडरशिप आप अपने काम को ऑपरेट करते हो अपनी टीम के साथ, तो ये भी एक मैनेजमेंट होता होगा। देखिए, ट्रैफिक पुलिस का स्ट्रक्चर ये है कि यहाँ एसपी ट्रैफिक डिप्यूट होते हैं डिस्ट्रिक्ट देहरादून में, और वो एसएसपी देहरादून के अंडर डायरेक्टली काम करते हैं। फिर हमारी नीचे टीम होती है, और जो ऊपर हमारा रिपोर्टिंग है वो आईजी ट्रैफिक और आईजी रेंज सर को रहती है, और ओवरऑल सुपरविजन एसएसपी देहरादून सर का रहता है। ओके, तो अभी जो रीसेंट क्राइम सीन्स हमारे देहरादून में जो हुए हैं एक के बाद एक, तो जो कहते हैं सिटी ऑफ लव से क्राइम सिटी, ये लोग अभी कहने लगे हैं इसको, तो ये टैग मिल चुका है। तो ये क्यों, मतलब व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड क्राइम इन देहरादून? देहरादून में क्यों क्राइम्स हो रहे हैं, क्या रीजंस हैं? देखिए, या बढ़ रहे हैं क्राइम्स? तो हैं ही सोसाइटी में जो क्राइम के रीजंस हैं वो लगभग हमारी सोसाइटी में लगभग सभी शहरों में या सभी उस जगह एक ही जैसे हैं। तो जो भी डेवलपिंग सिटीज़ होते हैं वहाँ प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स होते हैं या कुछ आपसी रंजिश होती है, तो हर तरह का क्राइम है। और कभी कभी ये होता है कि 1-2 घटनाएं साथ होती हैं, तो ये इंप्रेशन जाता है सोसाइटी में कि क्राइम बढ़ गया। लेकिन ओवरऑल अगर हम पूरा टेन्योर देखें या 2-3 साल का वो देखें, तो काफ़ी सिक्योर सिटी देहरादून था, और पिछले वर्षों के कंपैरिजन में काफ़ी कम क्राइम हुआ है, काफ़ी अच्छा कंट्रोल यहाँ पे हुआ है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि 1-2 घटनाएं साथ हो जाती हैं, और फिर सोशल मीडिया का इतना वो है आजकल की। तो जब 1-2 घटनाएं एकदम ऐसे होती तो इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या होता है पुलिस का? हाँ, देखिए, कई घटनाएं ऐसी होती हैं कि जो मतलब पुलिस की प्रेजेंस या पुलिस की विजिबिलिटी के बाद भी नहीं रुक पाती है, क्योंकि कई बार फैमिली मैटर्स कुछ होते हैं या इंटरनल डायनामिक्स ऐसे होते हैं लोगों के बीच की, पुलिस को तो उसका पता ही नहीं होता। लेकिन फिर क्योंकि कोई घटना हो गई है, तो ये पुलिस की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी कि उसको हम जल्दी से जल्दी वर्कआउट करें। जिसने क्राइम कमिट किया है उसको हम एक अच्छी क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन करके उसको जेल के पीछे भेजें और उसको कन्विक्शन कराएं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। तो चैलेंज यही होता है हमारा कि कोई अगर केस हुआ है या कोई क्राइम कमिट हुआ है तो उसको वर्कआउट करें। एक ह्यूमन माइंडसेट होता है, तो पुलिस माइंडसेट क्या होता है? देखिए, पुलिस माइंडसेट तो जैसी चीज़ मुझे नहीं लगता कुछ होती है, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब इंसान ही हैं और इसी सोसाइटी से आए हैं। आप अपने तरह का काम करते हैं, हम अपनी तरह का काम करते हैं। हर जॉब्स के कुछ चैलेंजेस होते हैं, कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। तो ऐसा कोई पुलिस माइंडसेट नहीं होता। हम भी इसी सोसाइटी से आए हैं, जैसा आप लोग सोचते हैं वैसा ही हम सोचते हैं। और हमारी फैमिली सिविलियन है और हम पुलिस वाले हैं, तो हमारा तो रोज़ इंटरेक्शन होता है, दोस्तों से इंटरेक्शन होता है। तो कोई ऐसा माइंडसेट नहीं होता है। ये है कि पुलिस में रह के बहुत सारे काम, बट स्टिल जब आप मतलब ऐसी लोकेशंस में आपकी ड्यूटीज़ लगती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होती है, वीआईपी मैनेजमेंट वहाँ पे हो रखा है या कोई इवेंट वहाँ पे बहुत बड़ा है, तो ऐसे इवेंट्स में आप लोग मतलब किस माइंडसेट से जाते हो? अगर वहाँ पे कोई क्रिमिनल है तो वो क्रिमिनल बिहेवियर क्या होगा? हाउ यू विल आइडेंटिफाई कि यस दिस पर्सन will gonna do something wrong, जी इसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू करो। ये तो व्हाट इज दैट बिहेवियर, क्रिमिनल बिहेवियर? ये तो बिल्कुल हमारा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है। पुलिस क्योंकि इसमें ट्रेंड होती है, फिर डे टू डे लाइफ में उनको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है। तो हमारा यही रहता है कि
चेकिंग्स इतनी इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, हमारा इंटेलिजेंस इतना। तो पर एक व्यक्ति की अगर हम किसी की बात करें कि इसके ऊपर हमको डाउट हो रहा है जी। तो वो मतलब उसकी हरकतें कैसी होती हैं कई बार क्रिमिनल की? मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। कई बार ऐसा होता है कि भीड़ में हमें किसी को आइडेंटिफाई करना होता है, क्योंकि चेकिंग से तो हम सारी चीज़ नहीं रोक सकते। तो जो एक पुलिस की नज़र होती है हमारी, पुलिस की नज़र से हमें देखना होता है कि किस व्यक्ति का बिहेवियर अनयूजुअल है और कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा है कि मैं किसी की नज़र में ना हो, या फिर वो एक बिहेवियर उसका पता लग जाता है कि कुछ ये इस तरह का कर रहा है, एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहा है कि मैं मतलब परफेक्ट दिखने की कोशिश कर रहा है, सही दिखने की कोशिश कर रहा है, बाकी जो रूटीन में चल रहा है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो वो उसको पकड़ना पड़ता है। तो हमारा कई बार ये पकड़ में आ जाता है जब हम माइन्यूटली देखते हैं, और कई बार ये मिस भी हो जाता है क्योंकि कई बार इतना बारीक ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाता है। तो थोड़ा सा इस तरफ मैं लेके जाऊंगी टॉपिक को, ओपियम फार्मिंग, नारकोटिक्स ट्रेड, ड्रग ट्रैफिकिंग। ये जो 3 चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल थ्रेट्स हैं। और अब ये जो चीज़ें हैं ये ग्राउंड लेवल पे, बड़े लेवल की बात मैं नहीं कर रही हूँ अभी, ग्राउंड लेवल पे ये कैसे ऑपरेट होती हैं? जी, ये देखिए जो ड्रग्स की प्रॉब्लम है ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है अभी हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे एक फैमिली के लिए, बच्चे की सिक्योरिटी के लिए। तो लास्ट कुछ समय में, क्योंकि देहरादून अब एक स्टूडेंट हब हो गया है, पूरा एक तरह से प्रेम नगर एरिया हो गया, राजपुर एरिया हो गया, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स अब यहाँ पे रहते हैं। तो स्टूडेंट एरिया, हाँ स्टूडेंट एरिया, तो वो कई बार जो ड्रग पैडलर्स होते हैं या ड्रग्स के धंधे में जो लोग लगे हुए हैं उनका इजी टारगेट बन जाते हैं, वो उनको एक मार्केट मिल जाता है। हाँ, कॉलेज स्टूडेंट्स। तो उसको प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है कि जो भी इस इलीगल सिस्टम में लगे हुए हैं। पर ये ग्राउंड पे एक्चुअली कैसे ऑपरेट करते हैं? हाँ मैं बताता हूँ। देखिए ये एक चेन होती है कि कहीं इनका सेटअप होगा जहाँ से ये करते हैं, फिर एक अपना पैडलर भेजते हैं किसी गरीब आदमी को पकड़ के, या फिर किसी को छोटा लालच दे के एक पैडलर को भेजते हैं जो डिलीवर करता है सामान को। तो पुलिस का चैलेंज यही होता है उसमें कि उस पैडलर को और जो मेन जो पीछे से भेज रहा है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें, पकड़ें। और तो ये ग्राउंड लेवल पे इस तरह से ही करते हैं कि लोकल लोगों को भी कई बार इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो लोगों की जो गरीबी है या फिर एडिक्ट करके लोगों को उसका फ़ायदा उठाते हैं ये लोग। और यहाँ पर देहरादून में बहुत केसेस हम लोगों ने पकड़े हैं लगातार। कॉलेज के केसेस पकड़े हैं, कॉलेज के केसेस पकड़े हैं, उसके आसपास के एरिया। तो ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस हैं या ऐसे कौन कौन से लोकेलिटीज़ हैं जहाँ पर ड्रग ट्रैफिकिंग पकड़ी गई हो? क्या सबसे ज़्यादा वहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग चल रही है? हाँ देखिए कोई पर्टिकुलर कॉलेज नहीं है, तो सारे ही कॉलेज के, क्योंकि सभी सेम स्टूडेंट्स सभी जगह पढ़ते हैं, सेम एज ग्रुप रहता है। तो एक तरह से प्रेम नगर एरिया ये वाला एरिया हो गया, तो जो नया हब बना है स्टूडेंट्स का, ये ज़्यादा वल्नरेबल है ड्रग्स को लेकर। तो उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस भी कर रहे हैं, और हमारी जो एंटी ड्रग्स टीम है उस पर लगातार उनका वहाँ फोकस बना हुआ, और बहुत लोगों को हमने अरेस्ट किया इसमें, और काफ़ी इसमें कमी आई है। तो बेसिकली कौन यूनिवर्सिटी चाहेगी कि हमारे कॉलेज का बच्चा ड्रग ट्रैफिकिंग या ड्रग्स में पकड़ा जाए? जी। पर तो वो स्टूडेंट हब बन जाता है तो वो चीज़ें हो जाती हैं। तो हमारे यूथ को, देहरादून के स्पेशली, आप क्या उनको एक मैसेज देना चाहोगे? हाँ देखिए देहरादून के यूथ को, जो बाहर से जो यूथ देहरादून में रह रहा है, दोनों को एक ही मैसेज है कि अपनी लाइफ में कुछ गोल बनाएं, पर डे उसको अचीव करने के लिए कोशिश करें और उसी में जुटे रहें। बहुत सारे ये डिस्ट्रैक्शंस आते हैं उसमें, कभी आपको ये होगा, स्ट्रेस होगा, तो उसमें स्ट्रेस में आकर ड्रग्स की तरफ जाना या किसी और गलत काम में खुद को इन्वॉल्व करना, उसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ख़राब होते हैं। पूरी फैमिली ने आपको यहाँ किसी उम्मीद से भेजा, तो कोशिश कीजिए कि अपने टारगेट्स बनाए, गोल्स बनाए, उसकी तरफ आप पर डे बढ़ें, और जो भी ज़रूरी है उसके लिए अपनी एनर्जी को पूरा उसी में लगाएं। तो जो ना एक मिसकंसेप्शन होता है पुलिस को लेकर के, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के दिमाग में, कि यार पुलिस आ रही है, वो कुछ गलत भी नहीं कर रहा होगा, स्टिल एक डर अंदर हो जाता है कि इस रास्ते ही कट लो या ये रास्ता ही चेंज कर लो, और या तो पुलिस इस साइड खड़ी है तो राइट साइड खड़ी है तो आप लेफ्ट साइड से अपनी गाड़ी निकाल लो। तो वो जो मिसकंसेप्शन है पुलिस को लेकर के हमारे समाज में, तो उस मिसकंसेप्शन को क्लियर करने के लिए आप क्या बताना चाहोगे? देखिए मिसकंसेप्शंस तो होती हैं, और स्पेशली मतलब मूवीज़ में जिस तरह से पुलिस को दिखाया जाता है, तो लोगों का इंटरेक्शन बहुत कम होता है पुलिस से। तो लेकिन ये है कि
ह्यूमन टेंडेंसी है, तो जब भी हम इन्फोर्समेंट करते हैं तो लोग उससे बचना चाहते हैं। फिर मान लीजिए किसी को हम डाइवर्ट कर रहे हैं या फिर किसी को चेकिंग कर रहे हैं तो उसमें उसको प्रॉब्लम फील होती है, फिर कई बार पुलिस से बहस करने लगता है। तो जो पुलिस पहले से जहाँ तक आपको भी एक्सपीरियंस होगा, मतलब कोई भी पुलिस वाला पहले से कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं करते हैं, ये करते हैं, और किसी भी उस पर करनी भी नहीं चाहिए किसी भी स्टेज पे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला बात मानता ही नहीं, तो थोड़ा सा उसको एग्रेशन आ जाता है। हालांकि पुलिस को हर यही कहा जाता है कि हम लोगों को कोई भी सिचुएशन आए, हमें अपना पेशेंस नहीं खोना है, किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी है। जो भी एक्शन लेना है हमने लीगली एक्शन लेना चाहिए, हमारा रिएक्शन बिल्कुल लीगल होना चाहिए। अगर कोई बदतमीजी कर रहा है तो हमें उसको रिकॉर्ड करें, हम उसको जो भी वो कर रहा है तो रिकॉर्ड करके जो भी उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन बन रहा है वो करना चाहिए। किसी भी पुलिस वाले को बदतमीजी करने का या अपना हाथ चलाने का अधिकार नहीं है। फिर वो मतलब लेटर कॉन्सिक्वेंस होते हैं। हाँ कि जी, जब लोग बहस करना शुरू कर देते हैं तो काफी वीडियोस भी वायरल हो रही होती हैं। जी, तो उसका रॉन्ग इंप्रेशन जाता है। तो पुलिस को पूरा पेशेंस अपने साथ रखना चाहिए। बट हमारे अंदर मतलब पुलिस की दहशत तो होनी ही चाहिए, बिकॉज पुलिस द वन जो सारे क्राइम्स कंट्रोल कर रही है। पुलिस की उसको दहशत नहीं कहेंगे, जो क्रिमिनल्स हैं उसके अंदर तो जरूर होनी चाहिए कि अगर हम कुछ करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे और हमें सजा हो जाएगी। लेकिन आम लोगों में ये होना चाहिए कि पुलिस ने कोई व्यवस्था बनाई है तो उस पर भरोसा करना चाहिए कि कोई ट्रैफिक प्लान हमने बनाया है तो कुछ सोच के ही बनाया होगा और आम जनता के एक व्यापक हित में ही बनाया होगा, तो इतना सोचना चाहिए। अगर उस पर कोई फीडबैक है तो ज़रूर जो भी सही चैनल है, सही माध्यम से उसको अगर फीडबैक आप ऑफिसर्स को देना चाह रहे हो, ग्राउंड लेवल पे देना चाह रहे हो तो आम जनता दे सकती है। क्योंकि कम्युनिटी पुलिसिंग है हमारी, हम कहीं अलग से पुलिसिंग नहीं कर रहे हैं, इसी कम्युनिटी में रहकर इसी कम्युनिटी के लिए ही पुलिस कर रहे हैं। तो कोई अगर हमसे गलती हो रही है तो लोगों को आके हमें बताना चाहिए, हम उस पे सुधार करें। कस्टडी के अंदर कभी क्रिमिनल्स की पिटाई हो जाती है तो इसलिए बोला भी जाता है कि पुलिस का डंडा और पुलिस की जो मार है वो भी तुमने खाई नहीं है, एक बार पड़ जाएगी उसके बाद तुम ठीक हो जाओगे। तो वो मतलब देखिए ये सारी चीज़ें मतलब बहुत पुरानी हो चुकी हैं अभी, लेकिन अभी ज़माना बिल्कुल बदल गया है, सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल ज़माना है और मतलब लोग बहुत अवेयर हैं अपने राइट्स को लेकर। तो इसलिए ना तो पुलिस को भी कोई भी इलीगल काम करना चाहिए, जो भी लीगल तरीके से चलना चाहिए। और हमारे सम्मानित जो कोर्ट्स हैं उसको भी मॉनिटर करते हैं, मीडिया बहुत एक्टिव है। तो इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हमें ऐसा नहीं चाहिए कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो। तो हमें जो भी चीज़ है अपना जो लीगल फ्रेमवर्क है उसी के अंदर रहकर करना चाहिए। जी बिल्कुल। अब लास्ट में कुछ अभी हम इस पॉडकास्ट के अब एंड तक तो आ ही चुके हैं, बाकी हमने बहुत सारी चीज़ें जो हमें कवर करनी थी हमने कर ली हैं। तो बेसिकली आप लास्ट में अपना क्या मैसेज देना चाहोगे और व्हाट दिस यूनिफॉर्म मीन्स टू यू? हाँ देखिए, एक बार जब यूनिफॉर्म पहन लेते हैं तो फिर ये होता है कि जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर जिम्मेदारी आती भी है, जितना हम काम करते हैं उतनी जिम्मेदारी और खींची चली जाती है हमारी तरफ। तो लोगों को यही हम अपील करते हैं कि देहरादून शहर जो है वो सिक्योर है, पूरी पुलिस इसके लिए लगी हुई है। हम लगभग 8-8 घंटे चेकिंग कर रहे हैं, बाकी सारा काम छोड़ के, ताकि लोगों को विजिबिलिटी पुलिस की दिखे और उनमें कॉन्फिडेंस आए। जो हमारे महिलाएं हैं उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। तो अभी हमारे एसएसपी सर के निर्देश पे बहुत ज़्यादा इस पे काम हो रहा है और काफ़ी क्राइम कंट्रोल हमने किया है और कर लेंगे। तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि बहुत ज़्यादा घटनाएं हो गई है या कुछ हो गया। तो कुछ 1-2 घटनाएं हुई थी, बड़ी थी घटनाएं, लेकिन हम उसको होपफुली उनको हमने सारा कर लिया है, उसको हमारी टीम ने उसको क्रैक कर लिया है, वर्कआउट कर लिया है। और आने वाले टाइम पे क्राइम में ना कमिट हो, प्रिवेंशन हो, उसके लिए हम सारा जो भी मेजर्स हैं वो सब लिए जा रहे हैं। तो सभी से ये रिक्वेस्ट है कि हम पे भरोसा रखें और कोई भी सजेशन है वो हमें दे सकते हैं। और कहीं किसी के साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है, क्राइम कमिट होता है या कोई परेशान कर रहा है तो तुरंत हम पुलिस से अप्रोच कर सकते हैं और पुलिस उनकी पूरी हेल्प करेगी। बहुत ही मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन हमारा रहा आज सर के साथ और थैंक यू सो मच सर, आपने इतना सारा समय हमें अपना दिया और आपने इनफैक्ट अपना सारा जो भी आपका कंट्रोल और आपकी टीम वर्क जो भी काम करती है आपने वो भी अपने ध्यान पे रखते हुए हमें सारी चीज़ें बताई। इनफैक्ट आप हमें उन लोकेशंस में भी सारी जगह लेकर के गए। पुलिस ऑपरेट करती है और पुलिस कोऑर्डिनेट करती है ट्रैफिक के साथ और भी बहुत सारी अन्य चीज़ों के साथ। तो अभी के लिए इतना हमारा हो चुका है और थैंक यू सो मच सर हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए और हमें अपना इतना सारा समय देने के लिए। थैंक यू इस अपॉर्चुनिटी के लिए। थैंक यू सो मच।